ये एपिसोड हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर पिछले वाला छोड़ा था, जहाँ पर रुईचन फेफे के लिखी हुई डायरी पढ़ रहा है। ये डायरी का अगला पेज है जिसमें लिखा हुआ है, मैंने उस पर चाकू से वार किया, फिर भी मुझ में बदले की कोई भी भावना नहीं थी, लेकिन जब भी मैं लू चेंग्यू की मौत के बारे में सोचती हूँ मुझे रुईचन से नफरत हो जाती है। अगले दिन मैं उठी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि रुईचन एडेलिना को ले आया। एडेलिना को देखकर मेरे दिल में अजीब सी फीलिंग और बुरा लगा। फिर मुझे सपना आया कि वो मूर्ख इंसान मुझसे माफी मांगना चाहता है और मेरे सपने में उसने मुझसे माफी मांगी। जब भी वो बदमाश इंसान मेरे आसपास नहीं होता तो मैं प्लान बनाने लगती हूँ। एडेलिना मेरी यहाँ से भागने में मदद करने वाली है, फिर मैं अपने बच्चे के साथ पूरी दुनिया घूमूंगी और वो मेरे साथ रहेगा और मुझे खुशी खुशी माँ कहेगा। मैं बहुत खुश हूँ। और फेफे ने अपनी और एक छोटे बच्चे की पेज पे ड्राइंग बनाई थी और नीचे लिखा हुआ था, बेबी तुमसे माँ बहुत प्यार करती है। ये सब बातें पढ़ के रुईचन सोचने लगता है, तुम सच में मुझसे प्यार करती थी, फिर भी तुम इतनी जिद्दी क्यों थी? अगर मैं ये बात पहले जानता होता तो मैं कभी नहीं सोचता कि तुम हमारे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती हो। फेफे मुझे काफी दुख है कि मैं काफी मूर्ख था। और तभी रुईचन के पास फेनियान और यंगजू आते हैं। फिर फेनियान कहता है, यंग मास्टर इतनी बात क्लियर हो चुकी है कि ये सब एडेलिना ने किया था। वो मिस सेन को नुकसान पहुंचाने के लिए मुरोंगजू के साथ मिल गई थी। ये सब एडेलिना और मुरोंगजू की साजिश थी। तो रुईचन उदास होकर कहता है तो फेनियान फिर से बोलता है और कहता है, और हमें ये बात भी पता चली है कि मिस सेन को लू चेंग्यू ने ही बचाया था। लू चेंग्यू अभी भी जिंदा है। तो रुईचन कहता है, क्या सचमुच वो अभी भी जिंदा है? फिर फेनियान कहता है, यंग मास्टर क्या हमें जाकर लू चेंग्यू को पकड़ना चाहिए? तो रुईचन बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम इस चीज की तैयारी करो, मैं तुम्हें 2 दिन देता हूँ। 2 दिन के अंदर पूरा केसर परिवार गायब हो जाना चाहिए और एडेलिना का सारा सामान किसी को दे दो या फिर फेंक दो। और तभी यंगजू खुश होकर बोलता है, ब्रदर ये सब मामला आप मुझ पर छोड़ दो, आप बस फेफे की तलाश करिए और उन्हें ढूंढने चले जाइए। आप लोग चिंता मत करना, मैं सही सलामत वापस आऊंगा और जब तक मैं वापस आता हूँ मैं फेफे को यहीं पर देखना चाहता हूँ। अगर भाई मुझे फेफे यहाँ पर नहीं मिली तो मैं आपको घुटनों पर ले आऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप फेफे को ढूंढ लोगे। तो फेनियान कहता है, सेकंड यंग मास्टर ये आप क्या बोल रहे हैं? और तभी रुईचन कहता है, नहीं उसे कुछ मत कहो, वो बड़ा हो चुका है। फिर फेनियान कहता है, और मास्टर एक और बात, जाओ हांटेन ने आपके लिए कुछ भेजा है, कोई आपके लिए इनविटेशन कार्ड लेकर आया है। आज रात को वहाँ पर यात्रा शुरू हो जाएगी। ये कोई फेस्टिवल वगैरह या फिर कोई पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा है वो ऐसी चीज लाएंगे जो आपको चाहिए होगी, आपको उस चीज में पूरा इंटरेस्ट होगा। तो रुईचन वहाँ से जाने लगता है और कहता है, तुम जाओ और हमारे लोगों को समंदर यात्रा पे ले जाओ, घुमा लाओ उनको। इस बार मैं उसे जिंदा छोड़ने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। अब हमें दूसरी ओर फेफे दिखाते हैं जो कि किसी पे चिल्लाते हुए कह रही है, इतने सारे लोग आखिरकार मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं, मुझे यहाँ से जाने दो। फेफे की आवाज काफी दूर तक आ रही थी, वो काफी चिल्ला रही थी। अब हमें दिखाते हैं फेफे जिस रूम में होती है उस रूम में कोई आता है और कहता है, हमारे यंग मास्टर 20 मिनट में यहाँ पर आ जाएंगे। वो चाहते हैं कि आप ये ड्रेस पहन ले। आप 20 मिनट बाद होटल की लॉबी में चले जाना, हमारे यंग मास्टर आपका वहीं पे इंतजार कर रहे होंगे। तो फेफे एक पिल्लो उठाती है और उस लड़के के मुंह पे मार के कहती है, मुझे यहाँ से जाने दो। तो वो लड़का कहता है, यंग लेडी हमारे मास्टर का पेशेंस काफी कम रहता है, उन्होंने कहा है अगर आप कपड़े बदलने से मना करती हैं तो उन्हें खुद यहाँ पर आकर आपके कपड़े बदलने पड़ेंगे। फिर फेफे उस लड़के को काफी सुनाने लगती है। तो वो लड़का कहता है, यंग लेडी अगर आप मुझे इतना डांटेंगी तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब बेकार है। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फेफे समंदर के सामने एक चट्टान पर खड़ी थी और सोच रही थी, बेबी माँ जल्दी ही तुम्हारे पास आएगी। अब हमें दिखाते हैं शाओ हांटेन और फेफे, जहाँ पर शाओ हांटेन फेफे से कह रहा है, तुम आ गई। फिर फेफे उससे कहती है, तुम कौन हो? तो हांटेन कहता है, मैं वो इंसान हूँ जिसने तुम्हें बचाया है। क्या तुम्हें अपना जीवन मुझे समर्पित नहीं कर देना चाहिए? तुम्हें ऐसा ही कुछ करना चाहिए, क्या तुम्हें ये नहीं लगता? फिर फेफे हांटेन से कहती है, अच्छा तो फिर मैं यहाँ से जा सकती हूँ ना, मुझे काफी काम है। तो हांटेन फेफे से कहता है, बिल्कुल भी नहीं। फिर फेफे सोचने लगती है, मुझे इस चीज का काफी बुरा एक्सपीरियंस है, मतलब वो रुईचन के पास रही थी वैसा ही एक्सपीरियंस। और फिर हांटेन वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते बॉडीगार्ड से कहता है, इस पर नजर रखना। तो फेफे हांटेन को रोकने की कोशिश करती है और सोचती है, नहीं, फिर से नहीं। अब हमें दिखाते हैं कि फेफे वो ड्रेस पहनकर रेडी हो चुकी है और उसे एक शिप पर ले जाते हैं। शिप को देखकर फेफे सोच रही थी, इतनी बड़ी शिप। और तभी हांटेन फेफे की कमर पे हाथ रखता है और कहता है, तुम काफी सुंदर लग रही हो। तो फेफे पीछे हटने लगती है। तो हांटेन कहता है, तुम क्या कर रही हो? अच्छा होगा कि तुम मेरी बात मानो और आराम से मेरे साथ चलो। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो आज रात में तुम्हें टेस्ट करूंगा। तो फेफे कहती है, नहीं चलो अंदर चलते हैं। वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक सर्वेंट होती है जो कि शाओ हांटेन से कहती है, मास्टर शाओ प्लीज मेरे साथ आइए। और तभी फेफे सोचती है, मास्टर शाओ, क्या ये वही इंसान है जिसके बारे में चेंग्यू बता रहा था? और तभी हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर काफी लोग आते हैं जो कि फेफे और हांटेन के चारों ओर खड़े हो जाते हैं। वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पीछे ओयोंग रुईचन है और उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स थे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।